वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीपीएससी पूछता है ए परफेक्ट पीवाईक्यू सीरीज। आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट एंड इंडेक्स क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि हम दूसरे अप्रोच को आज ठीक है फ्रेम में लाएंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं आपको पीवाईक्यू करने के। एक तरीका तो ये है कि आप पुराने जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको ऑप्शन वाइज देखिए, ठीक है। उसको फिर समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको टिक मारिए और उसको लर्न कर लीजिए और फिर उसके रिलेटेड फैक्ट याद कर लीजिए। लेकिन आप इस तरीके से अगर पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। और आपने देखा होगा यूट्यूब में आप काफ़ी वीडियोस होती हैं, जैसे कि टॉप 100 पीवाईक्यूज है ना, लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यूज कर लो, वो करके चले जाओ, उससे आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ज़रा इधर देखिए। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन पूछा था एचडीआई से रिलेटेड कि एचडीआई करंट टाइम पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये 72 था इसका आंसर। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से पढ़ते हो पीवाईक्यू को कि मैंने एचडीआई देखा पिछले साल आया, इस साल मैं एचडीआई को बहुत ही अच्छे से डीपली एनालाइज करके पढ़ के जाऊंगा, एक एक फैक्ट को पढ़ के जाऊंगा, तो क्या बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा इससे? बिल्कुल नहीं पूछेगा। आने वाले 3-4 साल तक एचडीआई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ए ग्रुप का एग्जाम है आपका, कोई सी या डी ग्रुप का एग्जाम नहीं है जो चीज़ें रिपीट होती हैं। यहाँ पर उससे सिमिलर चीज़ें पूछी जाती है, उससे रिलेटेड पूछी जाती है, लेकिन वो एक टॉपिक को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें कौन सा अप्रोच चुनना चाहिए? हम कर क्या सकते हैं? ये कर सकते हैं कि मैंने 2025 और 2026 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकाल के रख दिए, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग निकाल के रख दी। अगर हम उसको कवर करें तब जाके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, वो ये है कि जो बीपीएससी है, मैंने बोला ना बीपीएससी ए ग्रुप का एग्ज़ाम है, तो यहाँ इतनी ईज़िली आपको भी इंडेक्स रिपोर्ट्स नहीं दे देगा कि आपसे वो हैंडली पासपोर्ट नहीं पूछेगा जो एसएससी में पूछता है। ठीक है, यहाँ से आपको जनरली जो यूएन के जो रिपोर्ट्स हैं वो ये सब नहीं पूछेगा। वो पूछता है, देखो क्या पूछा था, ये है पिछले साल का ही क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या पूछा था? कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, कभी सुना है इसका नाम आपने? और यूएनडीपी निकालता है, यूएनडीपी एचडीआई भी निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग है, सेम नहीं है, अलग-अलग पार्ट है। ठीक है? अब आपने कभी ये नाम सुना तक नहीं होगा, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करोगे? ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये इस क्वेश्चन को। लेकिन ये समझो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी ईज़िली आपको ना नहीं देगा कि इंडेक्स ईज़ी-ईज़ी नहीं देगा। वो ऐसे-ऐसे जगह से इंडेक्स पूछेगा जो आपने सुने ना हो या काफ़ी, ठीक है, जो इतने न्यूज़ में नहीं हो, मसाला न्यूज़ ना हो, वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड हो, आपके फैक्ट, आपके फिगर्स और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है, उस ओरिएंटेड ओरिएंटेड चले। ठीक? तो उसीलिए मैंने बनाया है ये वाला एक सीरीज़, पीवाईक्यू सीरीज़। तो हमारा जो बीपीएससी पूछता है, वो एक पीवाईक्यू सीरीज़ तो है, लेकिन प्रॉपर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं है, ये उसके पैटर्न पे बेस्ड है। अब समझ आया आपको मैंने क्यों कहा था ये? तो इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस ऑफ 2025 एंड 2026 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को फिर। ऑलराइट, अच्छा, मैंने अपने ट्रेलर में, बीपीएससी पूछता है कि ट्रेलर ट्रेलर में ये बोला था ना कि मैं हिंदी में भी क्लास लूँगा, ठीक है, बाइलिंगुअल होगी, लेकिन यहाँ पर केवल इंग्लिश ही क्यों नज़र आ रही है भाई? इसलिए नज़र आ रही है, क्यों? क्योंकि दोनों की क्लासेस बिल्कुल सेपरेट होने वाली है। आज मैं अभी इंग्लिश का वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँगा और कल इसी टाइम पे हम हिंदी डालेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम करने वाले हैं, क्योंकि साथ में रखना ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि बार-बार स्विच करना पड़ेगा। ना हिंदी वालों को समझ आएगा, ना इंग्लिश वालों को समझ आएगा, तो दोनों अलग रहेगा, लेकिन कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों की क्लास सेम रहेगी, सेम क्वालिटी रहेगी, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला इंडेक्स जो हमें पढ़ना है वो है एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, क्या है? एशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो हब है उसके बारे में ये इंडेक्स दिखाता है कि एक कंट्री, एशियन कंट्री कितने अच्छे से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट्स का। 3 इंडस्ट्रीज होती हैं, आपको अगर पता हो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी एग्रीकल्चर, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग वाली, और एक होती है आपकी सर्विस सेक्टर होती है, ये 3 होती है। अब इसमें से हमें ये पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो ये फैक्टर्स किस पे बेस होता है कि कितना वो मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स कैसा है, और वहाँ के लेबर्स कैसे हैं, वो लेबर स्किलफुल हैं या नहीं है, इस पे ये डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना है इस फैक्टर्स को, वो पॉइंट्स में पूछ सकता है।
आप देखो ज़रा कि स्किल जो होते हैं ना, स्किल लेवल्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए 3 तरीके से होते हैं। एक होता है आपका रेड कॉलर जॉब वाले, ये होते हैं ये अनस्किलफुल होते हैं, ठीक है? ये आपको एग्रीकल्चर वाले में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? एक होता है आपका ब्लू कॉलर जॉब जो सेमी आपको स्किल्ड समझ आते हैं, लेकिन ये भी स्किल्ड कहला सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले साइड में देखने को मिलते हैं। एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं, ये एक्चुअली में सर्विस सेक्टर में से रिलेटेड होता है। तो हमें ब्लू कॉलर वाले पढ़ने हैं, जो कि स्किलफुल होते हैं, ठीक है? स्किलफुल होते हैं, ठीक? अब ये जो चीज़ है, ये आ गया कि लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर लेबर चीप है, महँगे हैं, कैसे हैं उस एरिया के, वहाँ के उनका वो स्किलफुल है या नहीं है, वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कैसा है, यहाँ वहाँ पर कि कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे एशियन कोई कंट्री है, तो उनकी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, कितना इंसेंटिव देती है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ने में मदद करती है, तो उसे कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ठीक? तो ये इन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ये वाला है आपका एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है? अब इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी है, वो है 6th है सारे एशियन कंट्रीज़ में से। तो हम एक अच्छा परफ़ॉर्म एक्चुअली में कर रहे हैं, ठीक है? और इसका रीज़न क्या है अच्छा परफ़ॉर्म करने का? इसका रीज़न है मेक इन इंडिया और आपका पीएलआई स्कीम, ठीक है? ये होता क्या है? अभी 1 मिनट रुक के पहले ऊपर देखते हैं कि इसमें एक चीज़ छूट रही है। टॉप कंट्रीज़ की अगर मैं बात बताऊँ तो चाइना ने इसमें टॉप किया है, सेकंड में मलेशिया है, ठीक है? और आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है सॉरी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो नीचे वाले साइड जो है इंडोनेशिया, ठीक है? उसके बाद मलेशिया, थाईलैंड जो सुनते हो सिंगापुर हो गया, ये सारी कंट्रीज़ आपकी देखने के लिए मिलती है टॉप में। और हमारी रैंकिंग है 6th, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज़? अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो मैं बोल रहा था, तो पॉजिटिव हमने 6th पोज़ीशन भी अच्छा है, ठीक है? एशियन नेशंस में और इसकी रीज़न है मेक इन इंडिया स्कीम और आपका पीएलआई स्कीम और ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये इसके लिए मैंने कल जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उससे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 1 सेकंड। तो कल हमने यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स किया था, उसमें हमने एक पढ़ा था क्या पीएलआई स्कीम को पढ़ा था, तो वो समझिए ये वाला पीएलआई स्कीम के बारे में पढ़ा था, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि ये एक इंसेंटिव है सरकार के द्वारा क्या है लॉजिस्टिक्स तैयार करनी है। यानी मान लो कि अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है, उसके आस-पास में रेलवे लाइन्स बिछानी है, उसके आस-पास में ठीक है वाटरवेज़ अगर लाइन है, पानी समुद्र है या नदी है, कुछ है, तो वहाँ पर वो चीज़ एस्टेब्लिश करनी है, वाटरवेज़ एस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पर अच्छे रोड एस्टेब्लिश करने हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पर चीप लेवल्स आसानी हो वो एस्टेब्लिश करना है। एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन एस्टेब्लिश करना है। ये सारी चीज़ पीएलआई स्कीम के अंदर है। सरकार ने कितना खर्च किया है 1.8 लाख करोड़ खर्च किया है 2020 के बाद से, 2020 में इसे लागू किया गया था और अभी तक कितना प्रॉफ़िट हो गया मतलब खर्च किया है सरकार ने 1.8 लाख करोड़ और सरकार को जो कंपनीज़ ने प्रोड्यूस करके दिया है, मार्केट मैन्युफैक्चर करके दिया है, वो है 117 लाख करोड़। तो सोच सकते हो कितना बड़ा प्रॉफ़िट हुआ है हमें इससे, ठीक है? लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने इसमें और भी चीज़ें आपको बताई थी पीएलआई स्कीम्स में कि क्या कैसे-कैसे जॉब्स क्रिएट हुए हैं, क्या-क्या इसमें है ना अचीवमेंट्स है। तो ये अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो और इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो यूपीएससी का करंट अफेयर्स आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ तक समझ आ गया कि इंडिया की रैंकिंग 6th है और इसमें ये फ़ायदा किससे हुआ था हमारा पीएलआई स्कीम जो अभी मैंने समझाया और मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक है? उसके बाद इसकी नेगेटिव क्या है चैलेंजेस देखने के लिए मिले। ये भी मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत पुअर चल रही है अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम केवल बजट का 0.65% ही खर्च करते हैं। किसके ऊपर? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन करने पे, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है? लेकिन जो साउथ कोरिया या जैसे साउथ कोरिया भी इस रेस में है, ठीक है? एशियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप रैंकिंग में है, ठीक है? सिंगापुर हो गया, ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये अराउंड 5% से ज़्यादा खर्च करती है अपनी जीडीपी का। कहाँ हम पॉइंट में खर्च कर रहे हैं, कहाँ वो 5% तक अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, हमारे नेगेटिव्स क्या है, ठीक है? और नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर हो गया। अब देखो कि लीडिंग पोजीशन कौन? चाइना, साउथ एशियन नेशंस हो गया और ये रिलीज़ कौन करता है? ये डेज़ेंस शीरा इसे रिलीज़ करता है। ये क्लियर हो गया ये आपको एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स है डॉलर इंडेक्स ड्रॉप कभी सुना है इसका नाम? ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स ड्रॉप जो है ये 2026 में इसको भी रिलीज़ किया गया था। तो ये कहता क्या है डीएक्सवाई जो है ये कंपेयर करता है कि डॉलर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी करेंसी के मुकाबले, ठीक है? बाकी करेंसी के मुकाबले डॉलर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसको ये शो करता है, ठीक है? अब बाकी करेंसीज़ जो हैं वो धीरे-धीरे ना अपवर्ड मूवमेंट में जा रही हैं जैसे कि यूएन हो गया, ठीक है? येन हो गया, ठीक है? ये चाइना का है, ये आपका जापान का है, उसके बाद आपका यूरो हो गया, ये तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जिसके वजह से जो डोमिनेंस है डॉलर का, वो गिरता जा रहा है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके वजह से गिरने की वजह से क्या होता है ना कि इसकी जो डॉलर है इसकी प्राइस गिरते जा रही है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसका एप्रिसिएशन होगा। 2 चीज़ होती है, एक होती है एप्रिसिएशन, एक होती है डेप्रिसिएशन। जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है ना वो बहुत बुरी हो जाती है। जैसे कि अभी सुना होगा आपने, 90 रुपीज़ का डॉलर दोगे तब जाके सॉरी, न 90 रुपए दोगे, ठीक है, तब जाके 1 डॉलर के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ सुना होगा आपने। और पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, 20 रुपए अगर दोगे तब जाके 1 डॉलर है, तो कितना बुरी तरीके से हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, आपने ये सोचा होगा कि अभी के टाइम पे इंडिया की करेंसी तो डेप्रिशिएट कर रही है, यानी पहले कहाँ 70 रुपए जो था वो 1 डॉलर के बराबर था। अभी देखने के लिए मिलता है 90 के करीब पहुँच गया है। तो हम तो डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डॉलर भी डेप्रिशिएट कर रहा है, हम भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ की वजह से हुआ है। स्टैग्नेंट ग्रोथ इकोनॉमी का नहीं, स्टैग्नेंट ग्रोथ करेंसी का। इसका मतलब क्या होता है कि वॉर के वजह से और पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि हम ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ों पे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा नहीं हो पाता। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट, विदेश में सामान नहीं बेच पाते तो हमारा जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो नेगेटिव होने लगता है, डेफ़िशिएट होने लगता है। यानी हम बाकी चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ करने लगते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि गोल्ड कम खरीदने की बात की थी मोदी जी ने, है ना? कहा था ना? तो यही एक रीज़न है और इसमें सरकार का फेलियर भी है कि वो अच्छे से, ठीक है, करेंसी को होल्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है? अब ये चीज़ समझ आएगी कि डॉलर ड्रॉप में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिससे ये कहा गया कि किस तरीके से डॉलर अब फ़ॉल करता जा रहा है बाकी कंट्री के मुकाबले। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है यूएस में, ठीक है? यूएस में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि चाइना की करेंसी युआन हो गई, यूरो हो गया। अगर आपको याद हो 12th क्लास है ना, 12th क्लास देखो, ये आपके एनसीईआरटी से ही जनरली कहीं न कहीं लिंक भी होते हैं। इसीलिए आपको बेस भी क्लियर रहना चाहिए। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल का याद है? ये अगर उसको क्या कहते थे, इमर्जिंग पावर से रिलेटेड है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक केंद्र। तो उससे हमने ये चीज़ पढ़ा था जिसमें कि किस तरीके से यूरो आगे बढ़ रहा है तेज़ी से और कैसे डॉलर फॉल कर रहा है। तो वही सारा टॉपिक है। इस टॉपिक में बस ये समझना है कि डॉलर फॉल कर रहा है, रीज़न उसका इन्फ्लेशन, और बाकी सारे ग्रो कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये पड़ेगा कि इंडिया का करेंसी एप्रिशिएट करेगा, लेकिन एप्रिशिएट कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, मौके का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा सही से। अब आते हैं नीति आयोग ट्रेड रिपोर्ट पे। तो इसी साल नीति आयोग ने ट्रेड रिपोर्ट निकाला है। ट्रेड यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे ना, हमारे जो मैन्यु 3 सेक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उस पे एक रिपोर्ट है और सजेशन है कि किस तरीके से हम उसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले ये पढ़ना है, इंडिया ना केवल 1% ऑफ ग्लोबल ऑटोमोबाइल का ट्रेड होल्ड करता है। यानी ऑटोमोबाइल क्या होता है, जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ बनती है, उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। उसका कितना परसेंट इंडिया शेयर करता है, होल्ड करता है? 1% हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एक्चुअली में परसेंट के हिसाब से तो कम है, लेकिन मार्केट के हिसाब से, अगर पैसे के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब होल्ड तो अच्छा है, क्योंकि वो 2.2 ट्रिलियन एक बहुत अच्छी इकोनॉमी होती है। 2.2 ट्रिलियन, ठीक है। इंडिया की खुद अभी इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर में, यानी इंडिया पूरे साल भर में 4.5 ट्रिलियन कमाता है, जिसमें से हमारी जो इकोनॉमी है, ये साल की नहीं है, ये जो है ना, ये साल की नहीं है, ये 2.2 ट्रिलियन, ये ओवरऑल दिखा रहा है। ये 2.2 ट्रिलियन जो है वो ग्लोबल मार्केट है हमारे ऑटोमोबाइल का। ये चीज़ क्लियर हुई? फैक्ट्स अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही कहते हैं, कि इसमें 3 करोड़ लोग एंगेज्ड हैं। जैसे कि मैंने बताया था, टेक्सटाइल में कितने करोड़ लोग हैं? 5 करोड़ लोग हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो जीडीपी में रेशो है वो बहुत कम है। लेकिन इनका जीडीपी में रेशो अच्छा है। देखो, इनका कितना है, 3 करोड़ लोग हैं, लेकिन 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बना कर देते हैं हमें, और जो कि अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में 49% ये शेयर करते हैं। समझो इस चीज़ को कि ये होता क्या है। होता ये कुछ ऐसा है कि जनरली आपके 3 सेक्टर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। जीडीपी में कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है, ये आपका 14% कंट्रीब्यूट करता है, ये आपका 31% करता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और सर्विस सेक्टर करता है आपका लगभग 54% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब इन 31%
भी अलग-अलग चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा कि दवाइयों का होता होगा, मोबाइल का होता होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल का होता होगा, क्लॉथ्स का होता होगा, ठीक है, और फूड एंड प्रोसेसिंग का होता होगा। तो उसमें से भी जो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है, वही केवल 50% शेयर होल्ड कर रहा है हमारे। तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑटोमोबाइल का, यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमेशा चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चंस पूछता है कि हम स्टील के मामले में कितने नंबर पे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ट्रेड बैलेंस जो होता है, बीओटी जो होता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार देखोगे तो हम न्यूट्रल है। ना ही हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और ना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हमारा बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है चैलेंजेस क्या है, वो ईवी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जिस तरीके से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीज़ल की कीमत बढ़ती जा रही है ना, ऑयल क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। इसके वजह से जो ये कार्स हैं, इनकी डिमांड अब घटती जा रही है, ये जो डीज़ल वाली कार्स हैं, तो ये इनकी डिमांड अब बहुत तेज़ी से गिर रही है। अब इसके वजह से हो क्या रहा है कि ईवी की जो डिमांड है, ये बढ़ेगी, लेकिन हमारे अंदर ईवी जो कार्स है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही बहुत कम है। मैंने बताया था 0.65% हम खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसी से तो नए-नए कार्स बनते हैं, ठीक है? टाटा मोटर्स सबसे ऊपर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ईवी सेक्टर में है, ठीक है? चलिए, एफर्ट्स की बात बताऊँ तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गई आपके पीएलआई स्कीम, और ये सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, ठीक है? उसके बाद रिकमेंडेशन क्या दिया है नीति आयोग ने? नीति आयोग याद हो 2015 में जो प्लानिंग कमीशन था, उसको हटा के नीति आयोग रखा गया था 2015 में। वो चीज़ ये नए-नए रिपोर्ट्स प्रेज़ेंट करता रहता है कि कैसे सर्विस सेक्टर को परफ़ॉर्म करना है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो उसी तरीके से इस बार इसने किस पे रिपोर्ट दिया है? इसने ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे रिपोर्ट दिया है, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ पे। तो इसने रिकमेंडेशन ये दिया है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। किस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? और सर्टिफ़िकेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहिए। ज़्यादा कठोर नीति भी नहीं अपनानी है, और ग्लोबल सप्लाई चेन को, ठीक है, इसको और मज़बूत करना पड़ेगा। अगर आपको याद है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली 13,000 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, ठीक है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लड़ाई चल रही है ना, वहाँ पर वो इंश्योरेंस देता है, ठीक है? जो भी शिप आना चाहता है इंडिया, वो आ सकता है। अगर उस पे हमला होता है तो इंडिया अपने जेब से पैसा खर्च करके आपको शिप रिपेयर करके देगा, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ग्लोबल चेन को इंटरप्ट करने से बचा रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है कि हमें अलग-अलग पॉलिसीज़ निकालनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इंडिया एक सेफ जगह है, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक? ये चीज़ है। नेक्स्ट रिपोर्ट है अपना रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, सुना है इसके बारे में? तो देख रहे हो, ये एक्चुअली में 2026 के ही इंडेक्स है सारे, और ये इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं। ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है? यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्यों नहीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है। एक बार पेपर होने दो तो आपको आइडिया लगेगा कि पूछा गया है, और ऐसे ही इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें, ठीक है? 16 है। ये रिस्पॉन्सिबल नेशन का मतलब क्या है? ये जनता से रिलेटेड नहीं है, एक ओवरऑल कंट्री की इमेज से रिलेटेड है कि एक कंट्री, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है खुद को लेकर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को लेकर, इससे रिलेटेड है। वहाँ की गवर्नेंस कैसी है, इससे रिलेटेड है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है या नहीं है, तो है, ठीक है। एथिकल स्टेट है या नहीं है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या है। अब आप सोचोगे तो इंडिया में तो यार बहुत लैकिंग है, इस चीज़ की बहुत कमी है। ये एक्चुअली में ये है कि ये कैसे ये डाटा बना, डाटा इस तरीके से बना, इन्होंने देखा होगा कि काफ़ी 3 टर्म से मोदी सरकार है, ठीक है? बीजेपी गवर्नमेंट। इससे पता चल रहा है कि गवर्नेंस बिल्कुल, है ना, होल्ड बना के रखी हुई है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इसीलिए लोग उसे वोट कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसलिए वोट मिला होगा। उसके बाद एथिकल स्टेट क्यों है? क्योंकि हमें देखो, एथिकल स्टेट का मतलब है कि हमारी जो इंडिया है, वो कल्चर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एथिकली हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर ऐसे सिंपल सा, अगर आप एक रिपोर्ट देखोगे, तो उससे आप पता चलेगा कि जो डिवोर्स है, डिवोर्स का रेट जो है बिल्कुल कम है, बहुत कम है हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ना सेपरेशन वाली चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से, और सही भी बात है। देखो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग है, उस पर कड़ी निंदा की भी जानी चाहिए, लेकिन जो डाइवोर्स को बिल्कुल कॉमन बना देना, वो बिल्कुल एक है ना, बिल्कुल अनहेल्दी
हेल्दी से सोसाइटी को दिखाती है। जैसे यूएस में है ना? शादी से पहले ही मतलब यार तुम में और डॉग में क्या अंतर है? अगर तुम 10-10 जगह इस तरीके से है ना रिलेशंस में हो, फिर जाके शादी करते हो, उसमें फिर भी मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, तो वो थोड़ी ना एथिकल सोसाइटी होती है। तो इंडिया अपने एथिकल कल्चर के लिए बहुत जाना जाता है और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया अभी मिशन मित्रा स्टार्ट किया था, अभी टर्की में वो जो भूकंप आया था वो किया था, है ना? देश बंधु इस तरीके से एक मिशन स्टार्ट किया, तो इंडिया मदद करता रहता है, ठीक है? दूसरे देशों की, कोविड में मदद किया था दूसरों की, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि हम रिस्पॉन्सिबल भी नेशन हैं। और इसी की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? अब ये ध्यान रखना 16th रैंक है, कौन इसे निकालता है? डब्ल्यूआईएफ निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन निकालता है, ठीक है? टॉप में सिंगापुर है, ठीक? सिंगापुर है और एक चीज़ वसुधैव कुटुंबकम जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये अभी ट्रेंड कर रहा था जो ये रिपोर्ट निकाला था ना इसके सबसे जो मेन पेज है उसमें इस चीज़ को मेंशन भी किया गया था इंडिया के बारे में वसुधैव कुटुंबकम द वन वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली वाले में, ठीक है? चलिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है? ये कॉमन इंडेक्स है लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि एक देश में कितना करप्शन होता है। अब इसमें इंडिया 91 रैंक पे है, ठीक है? 2000 जो 2023 वाला और 2024 वाले बेल्ट में हम थर्ड पे थे। फिर हम गिर गए थे 96th पोज़ीशन पे चला गए थे और इस साल 24 और 25 और 26 वाला जो है, इस वाले में हम फर्स्ट पे हैं, ठीक है? यानी 2025 वाला एक्चुअल में। ठीक है, तो 91st रैंक है हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में और ये दिखाता है कि एक कंट्री कितना ज़्यादा करप्ट है, कितना ज़्यादा ठीक है, वहाँ पर करप्शन है उस चीज़ से। जो सबसे ज़्यादा नीचे होगा वो उतना करप्ट होगा, जो सबसे जिसकी रैंकिंग सबसे कम होगी, जो 1 पे होगा, 2 पे होगा, वो सबसे ज़्यादा ठीक है, कैसा होगा? जवाबदेही वाला देश होगा, ट्रांसपेरेंट देश होगा, ठीक है? अच्छी गवर्नेंस कहलाएगी वहाँ पे, ठीक है? एंटी करप्शन एफर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे उनके। तो इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है, कौन है? डेनमार्क नंबर 1 पे है और नॉर्डिक कंट्रीज़ ही नंबर 1 पे रहती है और हर साल डेनमार्क ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और या एक और चीज़ याद रखना है कि इसमें एक पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, रैंक तो अलग चीज़ है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बढ़िया कहलाएगा, लेकिन एक स्केल भी होता है। वो स्केल एक्चुअली में नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स जिस 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। जिसको 100 दिया जाता है, वो मतलब बहुत अच्छा कहलाएगा, अच्छा कंट्री है, वहाँ पर करप्शन कम है और जिसको 0 दिया जाता है, वो बहुत बुरी है, ठीक है? इस तरीके से वो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना रैंक और नंबर्स में, स्केल और रैंक में, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए, आगे देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025-26 का निकाला गया था। ये एक रिपोर्ट क्या है जुडिशरी से रिलेटेड है। तो इसे क्या है ना कि इसमें दिखाया गया है 55% पेंडिंग है, केस पेंडिंग ही है। मतलब समझो कि अगर 10 केस रजिस्टर्ड हुए इस साल, तो उसमें से 5 तो उसपे सुनवाई ही नहीं हुई, कुछ बात ही नहीं हुई। तो कहाँ से कौन से जस्टिस की हम बात करते हैं? क्या कर रहे हैं? देखो जजेस पे हम मानते हैं ओवरबर्डन है, लेकिन वो उसकी जगह को क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या हमारे इंडिया में जजेस के लिए जगह नहीं है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? नए-नए जो इतने लोग जो वकालत पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, आप उनको जॉब ही नहीं लगाना देना चाहते और फिर कह रहे हो कि इंडिया में वकीलों की कमी है, ठीक है? तो ये पेंडेंसी रिपोर्ट बहुत बुरी तरीके से शो करता है कि एक इंसान उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है या कोई कोर्ट ही जाता है, ठीक है? वहाँ पर वो बोलना चाहता है, वो उसके पास कोई और सहारा नहीं है। वो कोर्ट को देखता है कि हाँ, ये हमें क्या न्याय दिलाएगा। लेकिन वहाँ जाता है तो सालों-साल, 3-3 साल, 4-4 साल वो बस चक्कर लगा रहा है और जो दूसरे ने क्राइम किया है, वो मज़े से घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी जुडिशरी के लिए, ठीक है? अब ये किसकी बात हो रही है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है? बच्चों के केसेस में। आप समझो यार जो कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो छोटे-छोटे बच्चियाँ होती हैं, ठीक है? 7-7, 10-10 साल की बच्चियाँ, उनके साथ मतलब जो दुष्कर्म होते हैं, उनके केसेस अभी तक पूरे नहीं हो पाए। आप स्पीडी ट्रायल्स की बात करते हो, लेकिन उसकी 50% कौन जवाबदेही देगा इस चीज़ का? जो हमारी जुडिशरी है, वो क्वेश्चन्स तो बहुत ईज़िली पूछ लेती है सभी से कि आप क्या कर रहे हो? ये क्यों नहीं करते? वो नहीं करते। सजेशंस तो बहुत जल्दी से आ जाते हैं इनके, ठीक है? लेकिन जब इन पे बात आती है खुद इनको सॉल्व करने की तो इन पे कहते हैं कि हमारे पास तो जजेस ही नहीं है। तो हर तरीके से ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी जुडिशरी के लिए, ठीक है? अच्छा, ये किस पे बेस्ड होती है? ये जो रिपोर्ट निकालता है, इसका आधार क्या है? ये है कि वहाँ की पुलिस कैसी है, वहाँ की जुडिशरी कैसी है, वहाँ के प्रिज़नर्स की लाइफ़स्टाइल कैसी है, वहाँ पर मतलब जो जेल है या नहीं है, मतलब मतलब कैदी तो ओवरलोड तो नहीं हो गए, ये सब चीज़ें। और लीगल एड क्या होता है? ये 39 ए आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए ये चीज़, जिसके थ्रू ये हमें क्या मिलता है, जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, उनको फ्री में वकील दिया जाता है। तो ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, नहीं जा रही, ये सब चीज़ें देखनी होती है, ठीक है?
अब कर्नाटक जो है टॉप 5 जो है, कर्नाटक इसमें टॉप किया है। और सारे के सारे साउथ स्टेट आपको जुडिशरी वाले में अच्छे लेवल पे देखने के लिए मिलेंगे। ये जो साउथ स्टेट है ना, इसमें आपको जस्टिस ईज़िली तो नहीं, लेकिन काफ़ी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है कंपेयर टू द नॉर्थ। तो ये बहुत बुरा मतलब एक तरीके से इंडिकेशन है नॉर्थ के लिए। उसके बाद आते हैं एक और इन्होंने इसी रिपोर्ट में बात की कि देखिए 15 जजेस 10 लाख लोगों पे केवल 15 जजेस हैं, ठीक है, सुनवाई के लिए। तो ये वही बात हो गई ना कि एक तो हमारे क्लासरूम में भी सिस्टम वही है कि 90 लोगों पे एक टीचर है पढ़ाने के लिए, और इसी तरीके से हमारे जजेस का भी वही हाल है। तो ये रिपोर्ट ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये प्रिजनर अभी मैंने बताया था ओवर क्राउडिंग के बारे में कि प्रिजनर्स भर तो नहीं गए हैं कहीं जेल में, और यही देखने के लिए मिला है कि आप 100% एक जेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 100% तक ही होगी ना कि इतने ही आप कैदी को रख सकते हो, ठीक है। ये बस बना के ये घूम रहे हैं, जेल थोड़ी ना, ये तो एक सरकारी बस बना दिया है कि 131% कैदी एक्स्ट्रा, मतलब 31% एक्स्ट्रा। एक तो स्पेस भी होनी चाहिए, ठीक है। आप 100% पे भी नहीं जा सकते, इतना तो आप नहीं कर सकते ना कि इतना इतना पहले तो इतना भरोगे नहीं आप जेल में, ऊपर से आप अगर आपने भर दिया तो वो ऐसा नहीं कि आप 100% पे रुको, आप 131% पे घूम रहे हो। इसका मतलब क्या है कि 100 लोगों की जगह है 31 और घुसा दिया आपने जेल में, ठीक है। क्या सामूहिक वहाँ पर विवाह चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये लास्ट है आज का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक्चुअली में, ये निकालता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, वो निकालता है। इसको आप इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है, टेररिस्ट मॉनेटरी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बस ये टेररिस्ट देशों को पैसे देने में, जब भी पाकिस्तान का पैसा कम पड़ता है, ये गरीब-गरीब बोल के सबसे पैसा लेके दिला देता है। ये मतलब कमाल है। लेकिन इसका एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पढ़ना तो पड़ेगा। ये टाइटल क्या था? ग्लोबल इकोनॉमी इन द शेडो ऑफ वॉर, कि वॉर के टाइम पे जो लड़ाइयाँ चल रही है मिडल ईस्ट में, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा जियोपॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में। ये रिपोर्ट बताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जो 2026 है, इसमें ग्रोथ रेट बहुत ही मतलब लो पे है, ठीक है। कितने लो पे है? ये 3.1% के ग्रोथ रेट पे है, जो कि बहुत कम है। अभी इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो 7% के अराउंड है, अकॉर्डिंग टू मूडीज, मोदी नहीं, मूडीज एक रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 3.1%, तो ये बहुत कम है। एक ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 3.1 पे, ठीक है, मूव कर रही है। उसके बाद अब इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है? इंडिया पे इम्पैक्ट ये पड़ा है कि एक्सपोर्ट्स हमारे नहीं हो पा रहे हैं। ऑयल ऑयल जिस तरीके से उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए समस्या हो रही है, ठीक है, फैक्ट्रीज को चलाने में। और इससे क्या हो रहा है कि जब विदेश पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, सामान जा नहीं पा रहा है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट, रीजनल एक्सपोर्ट गिर गया है। तो हमारा बीओटी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर रहा है, इसीलिए हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा है। जब फॉरेन रिजर्व कम होगा तो इसीलिए मोदी जी ने बोला कि गोल्ड कम यूज़ करो, क्योंकि गोल्ड जो है वो फॉरेन रिजर्व से कनेक्ट होता है। जितना आप गोल्ड खरीदोगे उतना आपका फॉरेन रिजर्व भी कम होगा, क्योंकि आपका जो करेंसी है वो विदेश जाएगा, और आपका जो वो पैसा है वो गिरेगा। लेकिन ये तो सरकार का है ना, सरकार अच्छे अच्छे पॉलिसीज निकाले, नहीं जनता पे मतलब जल्दी आरोप लगाने लग जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्यूल का भी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया है, ठीक है। 105, जब जो वन वन ऑफ द हाईएस्ट रेट पे पहुंच गया है अब तक के ऑल टाइम, ठीक है। 105 पर बैरल पे, ठीक है, डॉलर, ठीक है। ये वही रिपीट हो गया। चलिए, ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मैंने बोला था, देखिए इस तरीके से रिपोर्ट्स में होता है ना कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी बेसिस। तो आप अभी आपने जितना भी रिपोर्ट देखा, इसमें से आप काफ़ी रिपोर्ट ऐसे होंगी जिसका नाम आपने सुना तक नहीं होगा, और ऐसे ही रिपोर्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आप एक बार पेपर देखें ना, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आपको मैं कोई मिश्री नहीं खिलाना चाहता झूठ झूठ बोल के कि, है ना, कि आप बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चंस करके चले जाओ। स्टैंडर्ड बढ़ गया भाई। अगर आपको ए ग्रुप का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको खुद के भी स्टैंडर्ड को उस पे पहुँचाना पड़ेगा। आप है ना कि आप हैंडली पासवर्ड पढ़ के चले जाओ और खुश हो जाओ कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो हो गया, फिर कोई चांस नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ, पिछले साल का ही है कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स जो यूएनडीपी निकालता है, वो उसमें क्या है कि इट इंक्लूड द चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, लैक ऑफ द हेल्थ एंड द नॉरिशमेंट। तो ये बात सही है एक्चुअली में। ये बच्चों की जो है ना, माल न्यूट्रिशन की, कितने बच्चे जो हैं वो कितने माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। देखो क्वाशियोरकर नाम की एक बीमारी होती है, वो चीज़ भी ये निकालता है, उसकी रिपोर्ट निकालता है। फीमेल इलिटरेसी इज इंडीड रिफ्लेक्ट द डेप्रिवेशन इन द एजुकेशन एंड नॉलेज। सही बात है ये चीज़ कि महिलाओं की जो ठीक है, असाक्षरता, ठीक है, साक्षर ना होने का वजह से, उनकी नॉलेज ना होने की वजह से वो कि पॉवर्टीज़ में, ठीक है, गिरते जा रहे हैं, अनइक्वालिटी उनके साथ होती जा रही है, ठीक है, ये चीज़ भी है।
तो ये दोनों ठीक है। उसके बाद इट कंसीडर द मेल लिटरेसी एज ए की इंडिकेटर। देखो, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये आप इसको ठीक मार सकते हो, लेकिन बीपीएससी ने गलत माना है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो ये वर्ड है की इंडिकेटर्स, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। पता है क्या चीज़? ये इसका पार्ट है, एक्चुअल में पार्ट है मेल इलिटरेसी। ठीक है, किस चीज़ का? कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स का। लेकिन बीपीएससी ने नहीं माना, क्योंकि इसने बोला की इंडिकेटर। की इंडिकेटर का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे मेन। तो सबसे मेन ये नहीं है, सबसे मेन चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद आपका फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन मेल जो आता है वो थोड़ा लेट आता है। तो ये बस जस्ट एक कीवर्ड ने, एक की इंडिकेटर, इस वर्ड ने पूरा का पूरा, ठीक है, इस स्टेटमेंट को ही गलत कर दिया। तो सोचो कि आपको कितना माइंड ओपन करके एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि इट्स इंक्लूड द लैक ऑफ एक्सेस टू द क्लीन वाटर ड्रिंकिंग। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सही होगा, ये क्लीन वाटर नहीं है। तो ये एक्चुअली में आता है एचडीआई के अंदर आता है, ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक और इसकी का एक सब इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो भी यूएनडीपी निकालता है, यूएनडीपी निकालता है एचडीआई, एचडीआई में निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है? उसके अंदर आता है ये ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के बारे में। तो देख रहे हो कि कितना आपको दिमाग खोल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला और दूसरा सही है इसमें, ठीक? ये वाला। तो अब बताइए कि कैसा लगा बीपीएससी पूछता है पीवाईक्यू सीरीज, कि ये है एक्चुअल में आपका पीवाईक्यू करने का तरीका, ठीक है? आप रटने के लिए नहीं आए हो, आप एग्जाम निकालने के लिए आए हो। और अच्छा लगे तो ज़रा कमेंट में बताना कि किस तरीके से कितना इम्पैक्टफुल रहा है ये क्लासेस, ठीक है? चलिए, और आज रिलीज़ करने वाला हूँ द एस्पिरेंट्स का कंप्लीट फ्री बैच के का पहला वीडियो अपना। किस चीज़ पे? का पहला वीडियो प्री हिस्ट्री पे, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल फ्री बैच है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा यूपीएससी लेवल का, ठीक है? और अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो किस चीज़ के लिए, अगर आप यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हो, तो हमारी ये सीरीज़ कर सकते हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। और ये है हमारा, अगर इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, हर दिन इस तरीके के आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप इजीली डाइजेस्ट कर सको, ठीक है? अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के थ्रू, अच्छे अच्छे, ठीक है, व्यू के थ्रू, ठीक है, इलस्ट्रेशन के थ्रू याद करने में और मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा हो आई होप ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच।